बताओ क्या कुछ हम लोग पढ़े थे इसमें, याद है कुछ? सबसे पहले हम लोग बात किसका किए थे? हेडर फाइल का। दूसरा हमने काम किसका पढ़ा था? हेडर फाइल होता क्या है एक्चुअली? अगर एक लाइन में कहा जाए कि हेडर फाइल क्या है तो क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ फंक्शन। अब लेकिन हेडर फाइल को कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड अदर एलिमेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मैक्रोज भी होता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर भी होता है, अलग अलग होता है, ताकि कोई फंसा न दे, आपको ये न पूछे अच्छा सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंक्शन ही होता है तो आप स्टक कर जाओगे वहाँ कि सर तो खाली फंक्शन बताए थे। तो नहीं, वहाँ बताना है कि नहीं फंक्शन के अलावा भी है अदर एलिमेंट्स। अगर पूछे कि अदर एलिमेंट्स के रूप में और क्या है तो क्या बताएंगे? अदर एलिमेंट के रूप में क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर हो सकता है, मैक्रोज हो सकता है, अदर हेडर फाइल्स भी हो सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो हेडर फाइल है क्या? कलेक्शन ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब रही बात कि हेडर फाइल को क्या हम बना भी सकते हैं खुद का हेडर फाइल, या बना बनाया है उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं? बना भी सकते, बनाना भी सीखा था। अच्छा, हेडर फाइल को हमें अपने फाइल में क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? हेडर फाइल को हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है हेडर फाइल को। क्यों? सो दैट फंक्शन ऑफ फंक्शन that has been defined inside the header file can be called the program। जो हेडर फाइल के अंदर फंक्शन डिफाइन किया गया है उसको प्रोग्राम में क्या किया जा सके? इस्तेमाल किया जा सके, कॉल किया जा सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि किसको क्या किया जाए? हेडर फाइल को इंपोर्ट किया जाए। हाँ कि ना? सेकंड थिंग क्या हमने बनाया था? इसके बाद क्या बनाया था? मैक्रोस। याद होगा क्या बनाया था हमने? पक्का? तो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो क्या होता है? अ कैरेक्टर or word that used instead of an एक एक्सप्रेशन के बराबर जो कैरेक्टर या वर्ड यूज का होगा वही क्या कहलाएगा? मैक्रो। तो किसी भी एक्सप्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? मैक्रो कहलाएगा। अब कहीं हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखना है तो उस कंप्लीट एक्सप्रेशन को बार बार लिखने के बजाय क्यों ना मैक्रो यूज कर लिया जाए? नहीं, अब मान लो मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है जिसमें एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है, क्यूब प्रिंट करना है, कोई एक लाइन प्रिंट करना है। तो अगर हमें कोई लाइन प्रिंट करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है, क्यूब प्रिंट करना है तो वो पूरा एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कंप्लीट एक्सप्रेशन क्यों ना मैं वहाँ एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर लूँ, एक सिंगल वर्ड यूज कर लूँ, तो वो क्या कहलाएगा? मैक्रो कहलाएगा। हाँ कि ना? पक्का? तो मैक्रो में हम लोगों को क्या आना चाहिए? मैक्रो को हमें डिफाइन करना आना चाहिए और साथ साथ क्या आना चाहिए? डिफाइन करना और उसके बाद मैक्रो को यूज करना आना चाहिए, है ना? उसके बाद हमें यूज करना आना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या है उसके बाद? उसके बाद क्या है? उसके बाद है डेटा टाइप। और डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप है क्या? अरे वाह, कीवर्ड है। कीवर्ड दैट
एक वेरिएबल का साइज कितना बड़ा हो सकता है और किस तरह का वैल्यू वो रख सकता है वो कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। अब रही बात कि डेटा टाइप कितना हमने पढ़ा था, कौन कौन? हाँ, तुक्का मारी है, सही है। यही दोनों था। हाँ, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो डेटा टाइप पहले से बना हुआ है वो क्या है? प्रीडिफाइंड है। जैसे इंट, जैसे कैर, जैसे फ्लोट, जैसे डबल, जैसे वॉइड, ये क्या है? पहले से बना हुआ डेटा टाइप है सी लैंग्वेज के अंदर, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? इसलिए प्रीडिफाइंड बोलेंगे। और जब हम लोग डेटा टाइप कोई बनाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से तो उसे क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड। जैसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा टाइप बनाएंगे, लाइक कि स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, यूनियन का यूज़ करेंगे। सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो टाइप डेफ का यूज़ करेंगे या एनम का यूज़ करेंगे। तो इन सभी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? नया डेटा टाइप बना सकते हैं। किसके अंदर? सी लैंग्वेज के अंदर। अगर C++ पढ़ रहे होंगे तो हाँ, एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा, वहाँ हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक नया डेटा टाइप बना रहे होंगे। अब डेटा टाइप के बाद का अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल होता क्या है? हाँ, प्रोग्राम के अंदर टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, जो प्रोग्राम में किसी डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाता है। अब वेरिएबल का कितना टाइप हमने देखा है? क्या ये भी तो दो ही है ना? इसका स्कोप क्या होता है? विद इन द, और इसका स्कोप क्या होता है? विद इन द ब्लॉक। लोकल जिस ब्लॉक के अंदर लिखा गया है वहीं तक उसका लाइफ है, लेकिन ग्लोबल का लाइफ पूरे प्रोग्राम में होता है। यही ना बात है? सही है यहाँ तक? अब वेरिएबल के बाद फिर क्या यूज़ करना है? फंक्शन है क्या एक्चुअली? ब्लॉक ऑफ कोड है ना? चलो ये भी सही है, इतना तो याद रखिए कम से कम। अब इसके बाद ब्लॉक ऑफ फंक्शन क्या होता है, इतना अगर याद है तो फंक्शन का टाइप भी याद होगा। कौन कौन सा? हाँ बोलो बोलो, क्या क्या? हाँ हाँ, और दूसरा? हाँ हाँ, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन है या प्रीडिफाइंड फंक्शन भी बोल सकती हो, और दूसरा क्या है? यूज़र
डिफाइंड फंक्शन। नहीं, अब देखो ये लोग अभी काम क्या है और काम क्या लग गई, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जिसमें कि पहले से जो फंक्शन बना हुआ है वो क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन। 2-4 लाइब्रेरी फंक्शन का नाम बता सकती हो क्या? लाइक printf क्या है, और हाँ गेट ch, इसीलिए तो 2 बार पूछे। और और ये सब किसका एग्जाम्पल है, प्री डिफाइंड फंक्शन का। अब रही बात यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे, खुद का फंक्शन बनाना। इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं, यही ना सीख सकते हैं कि खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं। अब खुद का फंक्शन बनाना, जैसे कि मान लो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे प्रिंट लाइन, क्या बना सकते हैं, प्रिंट लाइन, स्क्वायर ऑफ नंबर एक्सेट्रा, इस तरह का फंक्शन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। नहीं, फंक्शन के बाद अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, स्टेटमेंट टू चेक द कंडीशन एंड मेक द, वो स्टेटमेंट तो जो कंडीशन को चेक करेगा और डिसीजन लेगा वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कितना होगा, 2 है। कौन कौन सा, इफ एल्स, और दूसरा क्या है, स्विच केस। पहला क्या है, इफ एल्स, और दूसरा क्या है, 7th नंबर पे क्या रखते हैं हम लोग, लूप। क्या रखते हैं, लूप। लूप क्या होता है, execution control tool that will decide number of repetition। कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगा ये जो तय करता है वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लूप भी बेसिकली 2 तरह का होता है। लूप कितने तरह का होता है, कौन कौन, हाँ, लूप कौन कौन सा 2 तरह का होता है, नहीं पता ना। एक लूप होता है जिसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, जिसका उदाहरण है फॉर और वाइल।
कौन उदाहरण है इसका? फॉर और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है एग्जिट कंट्रोल लूप, और इसका एग्जाम्पल क्या है? डू वाइल। कौन एग्जाम्पल है इसका? डू वाइल। इसमें कंडीशन पहले चेक होता है, किसमें? एंट्री कंट्रोल में। और इसमें क्या चेक पहले होता है? ये एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन विल डू फर्स्ट। इसमें एग्जीक्यूशन पहले होगा तब कंडीशन चेक होगा, लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा? पहले कंडीशन चेक होगा तो एग्जीक्यूशन। तो अभी यहीं तक का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। क्या शुरू किया जाए? यहाँ हम लोग एक नया फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर फाइल लिख रहे हैं, और जिसका नाम हम रख रहे हैं, हेडर फाइल को बुलाने के लिए क्या लिखना होता है? पक्का हैश इंक्लूड, और यहाँ मैं दे रहा हूँ hubnet.h। क्या ये काम करेगा? अभी नहीं करेगा। अगर हम लिखते हैं void main, उसके बाद void main, और कुछ नहीं, हम स्क्रीन को साफ करने के लिए clr लिखते हैं, get ch लिखते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं p, और यहाँ लिख रहा हूँ वेलकम टू हबनेट। क्या लिखना चाह रहा हूँ? /t वेलकम टू हबनेट। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हबनेट ये प्रिंट कर दे। कर देगा क्या? नहीं सर। अब इसमें क्या क्या पंगा है? हेडर फाइल कोई बनाया नहीं है। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जब प्रिंट हो तो प्रिंट लाइन क्या हो? यहाँ पे प्रिंट लाइन PL, मैं चाहता हूँ कि लाइन भी प्रिंट कर दे, इसके बाद भी और इसके बाद भी। क्या ये कर पाएगा? हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये लाइन भी प्रिंट कर। अभी ये कोड चलेगा? अब इसमें क्या क्या एरर है बताओ? पहले तो इसको समझ ही में नहीं आ रहा कि hubnet.h कोई हेडर फाइल भी है। क्या आ रहा है समझ में? तो पहले तो हेडर फाइल बना लें हबनेट के नाम से। पक्का बना लेते हैं। कैसे? क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर? वो कॉमन हेडर फाइल्स को हमें, अच्छा अभी मैं कुछ भी नहीं करता, बस इसको सेव कर देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। मैंने इसका नाम रखा hubnet.h। फाइल तो बन गया। अब मैं क्या करता, इसको क्लोज कर लेता हूँ हबनेट को। आ जाओ, फिर रन करते हैं हम लोग। तो अभी भी क्या आ रहा है? यहाँ एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है? एरर आ रहा है अभी भी। हाँ, क्यों आ रहा है? क्योंकि अब एरर कुछ अलग आ रहा है। फंक्शन CLR शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि हमने जो हबनेट के नाम से क्या बनाया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओपन कर लिया, यही ना था hubnet.h। क्या करेंगे इसके अंदर? उन सारे कॉमन हेडर फाइल को क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या था? stdio.h। क्या था इसके अंदर? इंक्लूड conio डॉट और भी कुछ। हाँ, अब चलो इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता। अब वापस से मैं Alt+W और क्लोज कर लेता हूँ। अब जब रन करेंगे तो कुछ एरर तो कम जाएगा, लेकिन अभी भी दो एरर आ रहा है, एक PL का और एक P का। तो क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि PL और P दोनों माइक्रो है, और ये माइक्रो मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, ना तो इस प्रोग्राम में ना उस हबनेट वाले हेडर फाइल में। तो हबनेट वाले हेडर फाइल में आ जाता हूँ मैं। कैसे? Alt+F ओपन कर लेंगे हेडर फाइल को। पहले क्या नाम था हेडर फाइल का? hubnet.h। अब यहाँ मुझे एक माइक्रो बनाना पहले P के लिए, तो क्या लिखेंगे? हैश डिफाइन P। अब P का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रिंटर।
पहला वाला हो गया। अब अगर Alt F कर देता हूँ और Alt WC, अब दोबारा रन करेंगे तो एक एरर और रह जाएगा, सिर्फ किसका, PL का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, दोबारा ओपन करते हैं। कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैश डिफाइन, और क्या करना है मुझे, PL। अब PL का काम क्या था, PL का काम था लाइन प्रिंट करने का, यही ना था Yes, sir. हमारा एक्सपेक्टेशन, तो यही था इससे कि ये लाइन प्रिंट कर दे। अब Alt F और Alt WC क्लोज। अब जब रन करेंगे कोड चलेगा, हाँ। अब ये कह रहा है कि PL कोई फंक्शन नहीं है, माय बैड, PL कोई क्या है, फंक्शन नहीं है, PL तो माइक्रो है, तो आपको वहाँ डबल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या यही चाहिए था ना। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या यूज़ किया बताओ, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या कुछ यूज़ कर लिया ये बताओ। हेडर फाइल हमने क्या किया, इंपोर्ट भी कर लिया, हेडर फाइल को डिफाइन भी कर लिया, माइक्रो हमने डिफाइन भी कर लिया, कॉल भी कर लिया, हाँ कि ना। डेटा टाइप का हमने यूज़ किया अभी नहीं, कि किया है, नहीं बिल्कुल नहीं किया, ना डेटा टाइप में नया बनाया हूँ और ना पहले से बना हुआ डेटा टाइप का यूज़ किया हूँ। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट वही देखने वाले हैं। अच्छा मान लो यही था ना, ठीक है। मुझे किसी का मान लो कि नाम इनपुट लेना है, क्या लेना है, नाम, तो किस टाइप का लेंगे, कैर नेम, और मान लो 20 कैरेक्टर का ले सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं। अच्छा नाम इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट लेने के लिए क्या करना होगा, मुझे पहले लिखना पड़ेगा P, और यहाँ पे क्या डालेंगे, एंटर योर नेम, पक्का, हाँ चलिए नाम इनपुट करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना होगा, और उसके बाद एम्परसेंड नेम, इतना याद हो गया, अच्छी बात है। अब मुझे दोनों चीज़ पता करना है, नेम का वैल्यू भी और नेम का टाइप भी। अभी अगर हम रन करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा, मान लो हम नाम डाल देते हैं अमित, अब लेकिन बताया नहीं कि अमित का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, मुझे डेटा टाइप पता करना है। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे इसका साइज़ पता करना है, कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। अच्छा ये तो अभी हमने क्या इनपुट लिया, नेम लिया कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। अब मुझे इसका एज इनपुट लेना है, क्या लेना है, एज इनपुट लेना है। तो एज किस टाइप का होगा जी, इंट टाइप का होगा। तो ये इंट मैंने जो लिखा हो क्या है, डेटा टाइप, क्या है, डेटा टाइप, सही में, हाँ बिल्कुल। अब मुझे फिर पूछना है इससे कि आप अपना क्या डालो, एंटर योर एज, ठीक है, एज पूछ लिया जाए। क्या लिखेंगे यहाँ, स्कैनएफ, और स्कैनएफ यहाँ पे पहला आर्गुमेंट क्या रहेगा, %d ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि एज इंट टाइप का है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ एज, एज के अंदर रखना है। रन करके देखें, हाँ नेम क्या डाल रहे हैं, अमित, अब एज पूछ रहा है मान लीजिए 22, ठीक है। अब हम पूछना चाह रहे हैं उससे एज के बाद कि उसका हाइट क्या है, एंटर योर, एंटर योर हाइट। अब हाइट मैं किस में लेना चाह रहा हूँ, हाइट तो अगर किसी का मान लो 5'10" है, उसको बोले 5 फुट है तो नहीं गुस्सा आएगा उसको, या सीधा 5 और कहाँ 5, 10, 5, 11 अंतर है कि नहीं है, हाँ। तो किस टाइप का लेना चाहिए मुझे, हाइट फ्लोट टाइप का लेना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, %f, और उसके बाद क्या, एम्परसेंड, हाँ एम्परसेंड, यही ना वेरिएबल था, अच्छा। अब अब मुझे किसी का फ़ोन नंबर लेना है, क्या लेना है,
तो क्या लिखेंगे हम? डबल। क्या लिखते हैं? 4। अब डबल का मतलब क्या होता है कि इसका साइज होगा 8। हाँ, सबका मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। पहले इनपुट ले लें, एंटर फोन नंबर, एंटर फोन नंबर, यही ना। और उसके बाद क्या? स्कैनर। और उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, हमें डबल चाहिए, तो LD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? %LD। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? %। कहाँ पे लेना है? फोन में लेना है, ऐसे नहीं। हाँ, तो अब रही बात कि यहाँ तक पहले देख लेता हूँ मैं। नेम क्या? रवि। एज क्या? 21। हाइट क्या? 5'11". फ़ोन नंबर क्या? सब कुछ इनपुट हो रहा है। अब लेकिन ये पता कैसे चलेगा इनपुट हो रहा है? नहीं, सबको प्रिंट करके देख लेते हैं। सबको प्रिंट ID। अगर ID लिखते हैं ना स्मॉल में, तो देखो ऐसे आता है। देखो मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है। हाँ, अच्छा। तो अभी कैपिटल लिखेंगे नहीं। C लैंग्वेज में, C++ में, पाइथन में, ये सब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें देख रहे होगे कि मैं कैपिटल लेटर सिर्फ वही यूज़ कर रहा हूँ जब डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। गौर किए इस बात पे? जहाँ डबल कोट्स में हम लिख रहे हैं वही कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, अदरवाइज कहीं भी कैपिटल नहीं लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा सुंदर दिखने के चक्कर में हम डबल को ऐसे लिख दें। डबल को ऐसे लिख देंगे तो देखो ये कुछ और ही समझने लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अंदर में डबल कोट्स के अंदर जैसे लिखना है आपकी मर्जी वैसे लिखो ना। सी को बड़ा करना है, सी को बड़ा कर दो, आपकी मर्जी, कोई एरर नहीं है। लॉन्ग डबल को LD बोलते हैं। अब हमें करना क्या है? प्रिंटफ करना है। किसको? एक ही बार में प्रिंट कर लें। %S को, फिर किसको? %D को, फिर किसको? F को, फिर किसे? %। बस इतना ही था ना। पहले वाले में क्या था? नेम। पहले वाले में क्या था? दूसरे वाले में क्या था? तीसरे में क्या था? हाइट और फोन। यही ना। देखा जाए प्रिंट करके एक ही लाइन में आएगा सब। क्या दिक्कत है? रवि, एज 22, हाइट 5'9", फ़ोन नंबर। चलो, क्या कोई दिक्कत? बहुत सारा वैल्यू आया जो मैंने यहाँ पे डाला था। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था तुम लोगों को डेटा टाइप का। अब इसमें कैर क्या है? डेटा टाइप। नेम क्या है? वेरिएबल। इंट क्या है? डेटा टाइप। एज क्या है? फ्लोट क्या है? हाइट क्या है? डबल क्या है? अब देखो एक बात याद रखियो कि कैर का जो होता है, कैर होता है 1 बाइट का। इसका साइज क्या होता है? 1 बाइट। अब 1 बाइट को अगर ना समझ में आए तो इसको समझ लो कि 2 to the power 8। 2 to the power 8 मतलब 256। अब 256 मतलब 0 से गिनेंगे तो 255 तक जाएगा, यही ना। हाँ, ये जो है ये होता है 2 बाइट का। क्या होता है? इसका साइज होता है 2 बाइट्स का। अब 2 बाइट कहने का मतलब क्या हुआ? 2 बाइट, 1 बाइट में कितने बिट? 8 बिट का 1 बाइट होता है। तो ये 2 to the power कितना हो जाएगा? 16। अरे भाई 1 बाइट में 8 बिट, तो 2 बाइट में कितने बिट? तो 2 to the power 16 कर ले। अब 2 to the power 16 करेगा तो 65,536 आता है। लेकिन जो इंटीजर होता है 2 तरह का होता है, साइंड और अनसाइंड। अगर कोई तेरे से पूछे कि इंटीजर कितने तरह का होता है तो क्या बोलोगे?
साइंड और अनसाइंड। साइंड इंटीजर का जो रेंज होता है ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव नंबर को भी रखेगा और पॉजिटिव को। अनसाइंड थोड़ा सॉफ्टिकेटेड होता है, बोलता है हम नेगेटिव को नहीं मानते, हम सिर्फ क्या मानेंगे, पॉजिटिव नंबर को ही मानेंगे। समझ में आ रही बात? फ्लोट का साइज कितना होता है? 4 बाइट्स का होता है। तो उसी तरीके से डबल का क्या होता है? 8 बाइट्स का होता है। डबल का साइज क्या होगा? अब सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ रख पा रहे हैं? डबल में। अब ये जो बात लिखे हैं इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं क्या? अगर मान लो कोई पूछ दे आपसे, आपके टीचर ही या कोई आपके फ्रेंड ही, कि अच्छा चेक करके बताओ कि वाकई होता है कि कहीं से इसी रट्टा मार लिया हो, ये भी तो हो सकता है। तो चेक करके दिखा दिया जाए। किसी का मुंह बंद करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। क्या लिखते हैं? साइज ऑफ नेम इज, साइज ऑफ नेम इज, अब नेम का साइज क्या है? तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं साइज ऑफ। सी लैंग्वेज, C++ के पास एक ऑपरेटर होता है जिसको कहते हैं साइज ऑफ। अब साइज ऑफ में किसको डाल देंगे? नेम को। तो ये किसका साइज बता देगा? नेम का साइज बता देगा। printf, और उसके बाद फिर क्या डालते हैं? साइज ऑफ। किसका साइज निकालना है मुझे? एज ना। कुछ हमको भी बताओ, तुम लोग आपस में बात करते रहती है। %d सर नेम में भी % ला, तो हम साइज ना पता करना चाह रहे हैं, हम कोई वैल्यू थोड़ी इनपुट कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि कितने बाइट का साइज है। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्शलिटी हम थोड़ी करेंगे। जब यहाँ सब में बाइटें लिखे हैं तो साइज ही ना निकालना है, तो %d लिखेंगे। या साइज हमको किस में चाहिए? इंटीजर में चाहिए, क्योंकि 2.5 बाइट तो ऐसा कहीं लिखा नहीं हूँ मैं। ये लिखा हूँ? हमेशा लिखा हूँ 1 2 4 8, है ना। तो % देने का रीज़न समझ में आ गया। साइज ऑफ किसका साइज निकालना है? एज का। printf/n क्यों लिख रहे हैं अल्पा बार बार हम लोग? मतलब हम लोग क्या, मैं लिख रहा हूँ, है ना। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? लाइन चेंज करने के लिए, एक लाइन में ना है, इसके लिए लिख रहे हैं ना। साइज ऑफ किसका साइज बताना है? उसके बाद साइज ऑफ किसका? फोन ना, इज कोड लिखने का तरीका समझ रहे हो ना। अब तुम लोग यही 26 लाइन लिखने में 26 मिनट लगा दो। रन करते हैं यहाँ पे क्या? हाँ 25 साल। ऐसे उम्र छुपाने वाला काम जो है ना, लड़कियों का होता है। ये ऊपर में वैल्यू आ गया, जो भी वैल्यू डाले थे। अब सबका साइज बता रहा है। अब गुल्स नेम का साइज क्या बता रहा है? नेम का साइज 20 बता रहा है, बिकॉज हमने वहाँ 20 कैरेक्टर्स डाला है।
साइज ऑफ एज क्या बता रहा है? दो क्यों बता रहा है? 2 बाइट। कि 2 बाइट का इंटीजर क्या होता है? 2 बाइट का। हाइट फ्लोट लिए हैं तो फ्लोट क्या होता है? 4 बाइट का। और फोन डबल लिए हैं तो डबल का साइज क्या होता है? 8 बाइट का। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था थ्योरी, ये वाला थ्योरी, ये सही पढ़ा था? याद रहेगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना कि किस डेटा टाइप से बने हुए वेरिएबल का साइज इंटरनल क्या होता है। तो इंट डेटा टाइप का यूज़ करके जो वेरिएबल बनेगा वो होता है, अब जितना कैरेक्टर यहाँ पे रखोगे वो कैरेक्टर में उतना बाइट होगा। अगर 10 कैरेक्टर तो 10 बाइट, 50 कैरेक्टर 50 बाइट, 100 कैरेक्टर 100 बाइट। तो अभी तक मैंने किसका किसका यूज़ किया ये बताओ, किसका किसका यूज़ हो चुका है अभी? अभी तक हमने डेटा टाइप का यूज़ किया नहीं, लेकिन ये पहले से जो बना हुआ डेटा टाइप है वो ना, एक नया डेटा टाइप हम लोग बना लें क्या? याद रख पाओगे इतना? देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो है ही, बाकी का भी है, लेकिन कितना तुम लोग करके दिख रहा है? समय नहीं मिल पाता होगा। चलो, तो हम लोग एक नया डेटा टाइप बनाते हैं। क्या बना सकते हैं? जैसे सोचो ना कि मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे आगे हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में, बट अभी एक बस सिंपल सा बता रहे हैं एग्जांपल। मान लो यहाँ इंट के जगह पे अगर हम हब लिख दें तो जो इंट एज लिख रहे थे वहाँ हमने क्या लिख दिया? हब लिख दिया। ये काम करेगा? नहीं, ये गुस्सा हो जाएगा, बोले हब क्या, हम थोड़ी जानते हैं, हब कोई डेटा टाइप नहीं है। अनडिफाइंड सिंबल हब, अनडिफाइंड सिंबल हब। और एक गलती हमने किया, देखो कितना सारा एरर दे रहा है। नहीं, हमने एक गलती किया और एरर 4-5 है। तो ये हब को नहीं समझ पा रहा है। नहीं, ये तो पोजीशन है किसी डेटा टाइप का, और आप हब लिख करके छोड़ दे रहे हो, तो हब तो कोई डेटा टाइप नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, बना देते हैं। क्या बना सकते हैं? तो अभी एक्चुअल में डेटा टाइप बना नहीं रहे, समझ लो कि जुगाड़ कर रहे हैं। ये बस किसी को बेवकूफ़ बनाना हुआ। डेटा टाइप बनाना असली तब होगा जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, एनमरेटर पढ़ेंगे तब। लेकिन जब तक स्ट्रक्चर, यूनियन या एनम नहीं पढ़ रहे हैं तब तक डेटा टाइप बना नहीं रहे हैं, बस इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं समझे? अरे बिस्किट रहेगा पार्ले जी, उस पर लिख देंगे हॉर्लिक्स, बात खत्म है। दाम वाला। हाँ, 20 रुपए में 25 बस। हाँ। तो बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, टाइप, अब उतना लंबा एग्जाम्पल नहीं लेने का। टाइप डेफ अभी का बात तो याद रहता ही नहीं है, हमको खुद ही नहीं याद रहता। कोई मिल के जाता है, बाद में आता है सर तो हमको रिकॉल कर, अच्छा कोई मिला था, कभी लग रहा है शकल देखा हुआ है। मान लो यही है, 6 महीने के बाद आएगी अगर दोबारा कभी, तो लगा कि अच्छा कभी लगता है देखे थे इसको। तो उतना पुराना बात कौन याद रखता? टाइप डेफ उसके बाद क्या रखते हैं? नहीं, सबके साथ नहीं होता है ये। एज प्रोग्रेशन इफेक्ट है। जब इंसान का एज बढ़ता है, आज जब वो 30-35 एबव में जब चला जाता है तो उसका मेमोरी धीरे धीरे लॉस्ट करने लगता है। नहीं, अब नहीं देखते हो जो जितने लोग बुढ़ऊ टाइप के हैं वो जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में चले जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, उनको ये भी याद नहीं रहता है वो खाना खाएंगे नहीं। आज सुने कि नहीं ऐसा? नहीं, ओल्ड एज में तो इतना देखा गया है कि अगर वो सो के दिन में भी उठे ना, उनको बोलते कि दूसरा दिन हो चुका है, तो हाँ वो मान लेते हैं हाँ 3 चेंज हो चुका है। चलो हो गया मस्ती, आ जाए वापस। टाइप डेफ के बाद हम लोग यहाँ बताएंगे कि किसका क्या नाम देना है। टाइप डेफ और किसका डेफिनेशन देना चाह रहे हैं हम। तो इंट का डेफिनेशन हम देना चाह रहे हैं हब। रन करके देखते हैं कि उल्टा लिखें, नहीं सीधा लिखें।
क्या अब बेवकूफ बना दिया ना इसे, यही हुआ। काम कर रहा है ये। तो बेसिकली हमने किया क्या, ये बता दिया कि जो इंटीजर डेटा टाइप है इसको हम किस नाम से कॉल कर सकते हैं, हब के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। अब लेकिन अगर यहाँ कोई आकर के हब को अगर पब कर देगा तो काम होगा, अब नहीं काम करेगा। अब बोलेगा कि पब क्या है। अब अगर हम चाहते हैं पब से भी काम हो तो बस इसी का नाम क्या कर देंगे, पब। अब ये चल जाएगा नहीं। करेक्ट। तो डेटा टाइप बनाने का भी एक जुगाड़ देख लिया हम लोग, नहीं। हालांकि फिर बोल रहे हैं डेटा टाइप ये बनाना नहीं हुआ, ये रिनेम करना हुआ। जो डेटा टाइप पहले से बन रहा हुआ है उसी को हम लोग एक नया नाम दे दिए। एक्चुअल में डेटा टाइप बनाना होगा जब एनम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे तब। इसके बाद क्या था, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल। ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, नहीं जानते, जानते हैं ना। हाँ, तो दो तरह का वेरिएबल है, एक लोकल और एक ग्लोबल, पक्का। तो लोकल वेरिएबल को कहाँ बनाते हैं बच्चा, और ग्लोबल को कहाँ बनाते हैं। अब अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा वेरिएबल है, जो नेम है, ये जो है क्या है, लोकल वेरिएबल है, अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ मैंने लिख दिया HUBNET हबनेट, ये कौन सा वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। लेकिन नहीं, अभी ये वेरिएबल नहीं है, अभी कुछ नहीं है, एरर मारेगा ये, क्योंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज नहीं है कि लिख देंगे खुद ही समझ लेगा कि स्ट्रिंग है। इसको पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या है। क्या लिखना होगा, कैर NOI, और यहाँ इसका साइज दे देता हूँ मैं 20। अब चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। अब आप कहीं भी NOI को यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है NOI को यहाँ यूज़ करना है तो आप जहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। printf को तो भी लिख सकते हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। और क्या लिख सकते हैं, क्या ये ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने नाम लिखा मुकेश, एज डाल दिया, हाइट डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट इज हबनेट आ रहा है लिख करके। तो ये कैसा वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। मेन के ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए कि आगे और बढ़ाएं, फिर डेटाबेस वाले में पीछे रह जाएंगे। इतना ही रहने देते हैं। कैस्केड ऐसे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, वेरिएबल के बाद फंक्शन है ना, फंक्शन है और कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कल हम लोग पहले फंक्शन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम घंटे भर चलेंगे कल। तो फिलहाल इस वीडियो को सेव कर लिया जाए।